वेलकम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपना इलाज अपने हाथ स्थिर रोग सीरीज के इस एपिसोड में। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते हेतल जी। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेनोपॉज के बारे में। ये हर महिला की ज़िंदगी का वो पहलू है जिससे वो रूबरू नहीं होना चाहती हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर हेतल से। जी, मेनोपॉज असल में तभी होता है जब ओवरीज अपना फंक्शन बंद कर देते हैं, यानी ओव्यूलेशन नहीं होता और पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये 51 साल की उम्र के बाद होता है, बट नाउ डेज अभी कंडीशन ऐसे है कि 45 से 50 के बीच में ही मेनोपॉज आने लगा है। मेनोपॉज अगर 40 की उम्र के पहले अगर आता है तो उसे प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। अगर वो 40 से 45 के बीच में आता है तो उसे अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। अर्ली मेनोपॉज कई कारणों से होता है। उसमें पहला है कि ओवरीज के कैंसर के चलते ओवरीज निकाल दिए जाते हैं। दूसरा, बहुत सारे कैंसर्स हैं, जैसे अपना ब्रेस्ट कैंसर्स है या कोई भी कैंसर, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर्स वगैरह, तो उसमें भी जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दिए जाते हैं उसके चलते भी अर्ली मेनोपॉज या प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है। किसी किसी मामले में कारण पता भी नहीं चलता और अचानक से ओवरीज एग रिलीज करना या एग्स को मेच्योर करना ही बंद कर देते हैं। डॉक्टर डिम्पल, ये अर्ली मेनोपॉज और प्रीमेच्योर मेनोपॉज, इनके लक्षण क्या क्या हैं? जी, इनके लक्षण हैं पीरियड्स इरेगुलर होना, हॉट फ्लैशेस होना, मूड स्विंग्स होना, थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, वजाइनल ड्राइनेस होना। 60% फीमेल्स में इसके कारणों का पता नहीं चलता, लेकिन कुछ कारण सामने आए हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीजेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉन्स डिजीजेस, थायराइड प्रॉब्लम्स, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि मम्स, साइटोमेगालोवायरस इत्यादि। तो इसका इलाज क्या है? इन दोनों कंडीशंस में मुख्य तौर से एचआरटी ट्रीटमेंट दी जाती है। एचआरटी मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कई तरह के होते हैं। मुख्य होता है ईस्ट्रोजन ओनली पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स या ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल्स। और हाँ, कैंसर के इलाज के तहत कभी कभी ओवरीज नेचुरली फंक्शन करना बंद कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर महिला का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है तो ओवरीज काम करना शुरू कर देती हैं। और कैंसर के चलते जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं उससे भी ओवरीज पे जो असर आया होता है अर्ली मेनोपॉज का या प्रीमेच्योर मेनोपॉज का, वो धीरे धीरे अगर सेहत ठीक हो गई, डाइट करेक्ट कर लिया और एज बैठ गई उसमें, तो पीरियड्स वापस आ जाते हैं। मेनोपॉज से जो लेडीज़ गुजर रही हैं उनमें वापस एक नया चेंज होता है, शारीरिक और मानसिक का, जैसे मेनार्की के दौरान होता है, डिलीवरी के बाद होता है। तो ये तीसरा पड़ाव है मेनोपॉज का। चेंज जो हो रहा है वो तीसरी बार आ रहा है उस टाइम पे, और वो भी उस एज में 50 के बाद। तो उसे और सपोर्ट देना चाहिए फैमिली वालों ने, क्योंकि उनको इमोशनली सैडनेस फील होगा, चिड़चिड़ापन होगा, काम काज से थक गई होंगी, उब गई, नहीं बस अब और नहीं करना, अब मैं थक गई हूँ, ये फीलिंग आती है लेडीज़ में। जी। तो फैमिली वालों ने हर तरह का जो भी सपोर्ट उन दे सके वो देना ज़रूरी है कि भाई आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं आपको पानी ला दूँ, बस इतना पानी ला दूँ भी कह दिया तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, और उस तरह उनके जो भी छोटी छोटी तकलीफ़ें हैं उनको एड्रेस किया जाए, इमोशनली या फिज़िकली जो भी उनको तकलीफ़ हो रही है वो सपोर्ट दिया जाए, उतना ही काफ़ी होता है उनके लिए। ये जो कुछ बात की गई, इसकी इंटेंशन या भावना घरों में बगावत कराना नहीं था, ये इनके दिल की आवाज़ थी जो आप तक पहुंचाई गई। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रांजिशन के इस फेज़ को सरलतापूर्वक आगे बढ़ने दें। हमको ये याद रखना ज़रूरी है कि पुरुषों के शरीर की आंतरिक संरचना स्त्रियों के शरीर की आंतरिक संरचना से भिन्न होती है और वो अलग अलग पड़ाव फेस करने होते हैं, जैसे पहला मेनार्की का, दूसरा चाइल्ड बर्थ का और तीसरा मेनोपॉज का। और इस बीच में अगर हम लोग इनको सपोर्ट दे देंगे तो ये फेज़ ज़्यादा अच्छी तरह से पास हो जाएंगे और घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। हम पुरुष वर्ग को ये समझना चाहिए कि महिलाएं मशीन नहीं हैं, वे भी इंसान हैं और उनके ये 3 पड़ाव उनको कुछ अलग फेज से गुजारते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उनको सपोर्ट दें उचित समय पे, उचित तरीके से, और इस ट्रांजिशन से उनको प्यार से, धीरे से, सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक आगे बढ़ने दें। एक आम भारतीय परिवार में एक बालिका जब जन्म लेती है तो बचपन से ही पिता की फिक्र, उसके बाद
भाई के फिर, शादी होने के बाद पति पहले और बच्चा होने के बाद परिवार पहले। उसको इस बात का कभी मौका ही नहीं मिलता कि वो खुद भी सबसे पहले हो सकती है। इसलिए यहाँ मुझे ये कहना है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए इस पड़ाव में, जब हम मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, तो वो अपने लिए क्या क्या कर सकती है। डिम्पल जी, इस पर प्रकाश डालिएगा। अक्सर महिला अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है, इसलिए खुद का ध्यान सही से नहीं रख पाती। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर परिवार के लिए जीना है तो पहले खुद के लिए जीना है। इसलिए स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए ताज़ा फल सब्जियों का सेवन कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कीजिए, फाइटो एस्ट्रोजन रिच फूड लीजिए, सोयाबीन, टोफू, तिल, खजूर, खुबानी आदि का सेवन कीजिए। विटामिन सी, विटामिन B6 और पेंटोथेनिक एसिड शरीर में एस्ट्रोजन को बढ़ावा देते हैं। विटामिन ई हॉट फ्लैशेस को कंट्रोल करते हैं, नींद अच्छी आती है। मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएं जो है वो घर से पूरा पूरा दिन बाहर नहीं निकलती हैं, खासकर जब परिवार बड़ा होने लगता है, बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज में जाने लगते हैं, तो वो घर से बाहर नहीं निकलती है, अपनी हॉबीज़ को छोड़ देती है। आप धूप ज़रूर सेकें, आधा घंटा सूती कपड़ा पहन के हरी घास पे वॉक कर लीजिए सुबह सुबह। हॉबीज़ को बढ़ावा दें, हॉबीज़ से मन खुश रहता है। इस तरह हम हेल्दी मेनोपॉज की तरफ बढ़ सकते हैं। डिम्पल जी, मैंने कभी कभी देखा सुना है कि 70-80 साल की उम्र में महिलाओं की हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, चाहे आधा इंच हो। ऐसा क्या हो सकता है? जी, ऐसा होता है। दो चीज़ की वजह से होता है। एक तो डाइजेशन स्लो होता है, एसिमिलेशन स्लो होता है, और डाइट कम हो जाता है। आपने देखा होगा तो मसल जो होता है वो वेस्टिंग शुरू होता है। जैसे ये स्किन लूज होने लगती है, वैसे मसल भी वेस्टिंग होती है। तो हाइट कम होती है इसकी? हाँ, दो चीज़ मैंने बोला ना, एक तो मसल्स और दूसरा बोन्स। बोन्स में क्या होता है, धीरे धीरे कैल्शियम डिप्लीशन होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज हार्मोन्स जो होता है वो धीरे धीरे कम होके बंद होने लगते हैं, खासकर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये इसलिए होता है। एक और बात कहना चाहूँगी इन एडिशन टू डैट, कि अभी विटामिन डी की डेफिशिएंसीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और अपने बॉडी के 4 बेसिक मेन विटामिन होते हैं। जैसे आपको पता है, आयरन, कैल्शियम जो जनरली सब जानते हैं कि ये अपने मेन होते हैं, लेकिन विटामिन D3 और B12 भी उतने ही महत्व का रहता है, जो पहले लोगों को शायद इतना पता नहीं था। नॉनवेज खाते हैं तो लोगों को लगता है कि यस मैं स्वस्थ हूँ, नॉनवेज खाने से ताकत आती है, लेकिन मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि विटामिन D3 और B12 लेवल भी काफ़ी कम आ रहे हैं नॉनवेज खाने के बावजूद। तो वेजिटेरियन में तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि कितना कम होगा। डाइट में विटामिन डी नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं खान पान में, इसलिए वो एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है। खाना जिस तरह से पकाया जा रहा है प्रेशर कुकर में, सारे केमिकल्स यानी जो मसाले वगैरह हैं वो ऐड करते हैं, उसमें भी विटामिन का बॉन्ड टूट जाता है, B12 भी नहीं रहा। अगर कोई डाइट जो फ्रेश है, जिसको एडल्ट्रेट नहीं किया जाता है, वो है मछली। वहाँ पे कोई जाके फर्टिलाइज़र नहीं डालता, ना ही मछलियों को इंजेक्शन दिया जाता है। मछली का अगर सेवन मेनोपॉज लेडीज़ करती हैं तो ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए, क्योंकि उसमें मछली का तेल आ जाता है, ओमेगा 3, प्योर विटामिन डी आ जाता है, प्योर विटामिन B12 आ जाता है। तो ये ऐड करें जो नॉनवेज खाती हैं वो। अब ये है कि जो वेज खाएंगे वो क्या करेंगे, उनके लिए खास विटामिन डी सूरज में जाना है, सूर्यमुखी के बीज लेना है, बिकॉज वो नेचुरली एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन डी पूरे दिन तक। तीसरा, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बीच बीच में हर महीने एक बार 1 डोज लिया जाए तो वो कैल्शियम को कम नहीं होता था, बिकॉज हड्डियों में सिर्फ कैल्शियम नहीं जाता है, कैल्शियम को एक साथी लगता है हड्डियों में जाने के लिए, और वो है विटामिन डी। अदरवाइज कैल्शियम बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, यूट्रस में डिपॉजिट होता है तो फाइब्रॉइड की समस्या आ सकती है, किडनी स्टोन्स की समस्या आती है। इसलिए कैल्शियम को जब हड्डियों में जाना होता है उसको विटामिन डी साथ में चाहिए। इसलिए अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो पहले कैल्शियम की दवाइयाँ बनाते थे, अभी कैल्शियम के साथ विटामिन डी का नाम जोड़ दिया है। हेजल जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, यकीनन हमारे दर्शकों को इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। हीतल जी, आपके होम्योपैथी के पिटारे में क्या है? मेनोपॉज से जो फेज से जो लेडीज़ गुजर रही हैं उनको देख करके, समझ करके, जैसे आपने कहा था ना, परिवारों को समझना चाहिए, हस्बैंड को समझना चाहिए, पुरुषों को समझना चाहिए, तो मास्टर हनीमैन ने ये समझा
और उसके ऊपर रिसर्च की दवाइयाँ, और उसमें जो दवाइयाँ जो मैं प्रैक्टिस में यूज़ कर रही हूँ वो है लेकेसिस, सीपिया, नाजा, नाइट्राम्यूर, पल्सेटिला, ये सारी रेमेडीज आती हैं। पीयूष जी, क्लेंजिंग थेरेपी के इलाज क्या है इसके बारे में? डिम्पल जी, मेरा ये मानना है कि मेनोपॉज से थोड़े समय के लिए आगे बढ़ सकता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कई लेडीज़ में जो 55 इयर्स की थी, उन्होंने जब क्लींजिंग किए तो एक बार उनको नॉर्मल ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग होना जितना इम्पोर्टेंट नहीं था, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उन सभी ने बहुत ज़्यादा ताजगी का महसूस किया। और ये क्यों हुआ? मेरा मानना ये है कि पीरियड्स किसी तरह से बंद हुए थे और शायद कुछ कारणों की वजह से वो समय से पहले बंद हो गए थे, ज़्यादा नहीं, 3-6 महीना। और जो ब्लड रुक गया था वो क्लीनिंग के ज़रिए निकल गया और उन्होंने ताजगी को महसूस किया। और अगर मेनोपॉज हो रहा है, वो बीच में क्लींस करेंगे तो जो लास्ट की ब्लीडिंग्स हैं वो बहुत स्मूथ हो जाती हैं और उनको अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे गायनिक क्लींस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी करें, साथ ही साथ लिवर क्लींस और ख़ास तौर से किडनी क्लींस। और ये धूप के साथ करना है, क्योंकि किडनी क्लींस से एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी एब्जॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ धूप में बैठ के विटामिन डी ज़्यादा बनने लगता है, रिसीव होता है, लेवल्स इंप्रूव कर जाते हैं। मेनोपॉज किसी महिला की खुशियों का पॉज बटन नहीं है और न ही उसकी ज़िंदगी का द एंड है, बल्कि ये उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। मेनार्क के टाइम में एक ज़िंदगी शुरू हुई, पहली बार प्रेगनेंसी के साथ एक नया जीवन मिला और अब वक्त आ गया है तीसरी पीढ़ी के स्वागत करने का। इसको सरलतापूर्वक लेके जीवन को सफल बनाएं और आगे बढ़ें। खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो।